सुप्रभात विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एनबी क्लासेस बीकानेर पे। तो अपने 2-3 दिनों से क्लासें नहीं आ रही थी। अब देखते हैं, कोशिश करेंगे कि रेगुलर क्लास डालें, क्योंकि बोर्ड क्लास की जिम्मेदारी बढ़ गई है तो समय कम ही मिल पाता है। अब देखें क्लास नंबर 8वीं क्लास में अपना अध्याय 5वां, कौन सा? नागार्जुन वाला। इनकी 2 रचनाएं, यह दंतुरित मुस्कान और फसल। अब देखते हैं इनका कवि परिचय, नागार्जुन जी का कवि परिचय। इनका जन्म कब हुआ था? 1911 में। ये देखो 1 1 1, ये देखो कितने एक दिख रहे हैं आपको, 1 1 1, यानी 1911 ऐसे याद रख लेना, ठीक है। जन्म स्थान यानी जन्म कहाँ पे हुआ था? सतलखा गांव, दरभंगा जिला, बिहार में, ठीक है। मूल नाम क्या था? वेदनाथ मिश्र। इनका राशन कार्ड, आधार कार्ड में क्या नाम था? वेदनाथ मिश्र ही था, ठीक है। स्नेह से, प्यार से लोग इन्हें बाबा के कर पुकारते थे। और बाबा क्या हाल चाल है? बाबा के तो मस्त है, ठीक है। एक अंधविश्वास के कारण इन्हें ढक्कन के कर भी पुकारा गया है। एक अंधविश्वास था ऐसा कि इनको ढक्कन के कर भी पुकारा गया है, ठीक है। मैथिली भाषा में यात्री नाम से रचना करते थे। कौन? नागार्जुन। मैथिली भाषा में यात्री नाम से रचना। इन्हें घुमक्कड़ी और अक्कड़ स्वभाव व व्यंग्य के धनी होने के कारण आधुनिक युग का कबीर कहकर पुकारा गया है। श्रीलंका में 1936 में बौद्ध धर्म अंगीकार करने के पश्चात नागार्जुन कहलाए। इनका नागार्जुन नाम कब पड़ा? 1936 में। कहाँ गए थे? श्रीलंका गए थे। अध्ययन यानी पढ़ाई कितनी करी, पढ़ाई लिखाई। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में, फिर बनारस और कोलकाता में अध्ययन किया था। अब इनके देख लेते हैं रचना कार्य। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोर्स, आखिर ऐसा मैंने क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बुढ़ा घोड़ा। अब देखो कैसे याद रखोगे, एक लड़का और एक लड़की होते हैं, ठीक है। लड़की का नाम है युगधारा, ठीक है। उसके लड़का क्या क्या कल्पना करता है? सतरंगे पंखों वाली है, हजार हजार बाहों वाली है, तुमने कहा था। किसने? लड़की ने कहा था कि पुरानी जूतियों का कोर्स कर लो, सीख लो, पुरानी जूतियों कैसे ठीक करते हैं। फिर क्या हुआ? लड़के को गुस्सा आ गया। फिर लड़की क्या कहती है? आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बुढ़ा घोड़ा। बस अब तो राज्य है, मैं मिलिट्री का बुढ़ा घोड़ा, घोड़ी नहीं घोड़ा। तो विद्यार्थी बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कवि परिचय में। उपन्यास व अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन कार्य किया, ठीक है। संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली में के 7 खंडों में संकलित है, ठीक है। पुरस्कार गलती दिया। पुरस्कार, हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती और बिहार का राजेंद्र पुरस्कार प्राप्त हुआ इन्हें, ठीक है। और मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्नगाछ रचना के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्नगाछ के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। अनेक बार जेल गए, जेल की यात्रा की अनेक बार। हिंदी, मैथिली, बांग्ला और संस्कृत में लेखन कार्य। गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय कविता के छायोत्तर युग के एकमात्र कवि कौन थे? नागार्जुन। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1998 ईस्वी में, ठीक है, 1998 ईस्वी। तो विद्यार्थियों बढ़ते आगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। बच्चे के स्पर्श से कठोर पाषाण भी क्या बन जाता है? बच्चे के स्पर्श से कठोर पाषाण मतलब पत्थर क्या बन जाता है? जल, पुष्प, सुंदर दृश्य,
या फिर गीत, क्या बन जाता है? ये बन जाता है जल। छविमान शब्द का अर्थ क्या है? छविमान, नौजवान, छबीला, सुंदर या फिर योद्धा। छविमान, छविमान का अर्थ होता है सुंदर, सुंदर छवि वाला, ठीक है, सुंदर। अब देखते हैं आगे। दूध, दही, शहद, जल और मिश्री से बना हुआ मिश्रण क्या कहलाता है? मधुरस, मधुप्रक, चूरमा या फिर भोग। क्या कहलाता है? ये कहलाता है मधुप्रक। कवि ने बांस और बबूल किसे कहा है? कवि नागार्जुन ने बांस और बबूल किसे कहा है? बताओ। दूसरों को, पेड़ों को या फिर स्वयं को या किसी को नहीं? किसको कहा है? ये कहा है स्वयं को, खुद को ही कहा है बांस और बबूल। कवि नागार्जुन की मातृभाषा कौन सी है? मातृभाषा यानी खुद की भाषा या अपनी माता की भाषा, जहाँ रहते थे वहाँ की भाषा, ठीक है। अवधी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी या फिर मैथिली, कौन सी थे? इनकी थी मैथिली, ठीक है। ये दंतुरित मुस्कान कविता में किस रस की अनुभूति हुई है? ये दंतुरित मुस्कान कविता में कौन से रस की अनुभूति हुई है? वात्सल्य रस, वीर रस, करुण रस या फिर श्रृंगार रस। आपने ये कविता पढ़ी होगी, तो इसमें बच्चे और माँ का वर्णन होता है ना, तो वात्सल्य रस, ठीक है। वीर रस जहाँ जो ओजस्वी होता है, जो राम लक्ष्मण संवाद वाला हमने देखा था, वहाँ क्या है? लक्ष्मण ओजस्वी वाणी बोल रहे थे, ये वहाँ हो गया वीर रस। करुण रस जहाँ रुदन या रोने का भाव होता है ना, वहाँ होता है करुण रस। श्रृंगार रस जहाँ किसी स्त्री के श्रृंगार का वर्णन किया जाता है या उसके रूप का वर्णन किया जाता है, वहाँ होता है श्रृंगार रस। अब देखते हैं, फसल कविता में हमें किस संस्कृति के निकट ले जाती है? फसल कविता उपभोग संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति या कृषि संस्कृति या उक्त सभी, कौन सी हो जाएगी? फसल। फसल की हम कृषि करते हैं ना, कृषि को ही फसल कहते हैं, तो ये गो गे नंबर, तीसरा ऑप्शन। फसलें किसके अमृत भरे प्रावधान से सिंचित होकर पुष्ट हुई? नहर के, नदियों के, तालाब के या फिर बादलों के? ये हुई थी नदियों के। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृत व्यक्ति में भी जान डाल दे। मृत व्यक्ति को भी, मृत में भी डाल दे जान, ठीक है। पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा है? रूपक, यमक, अनुप्रास या फिर अतिशयोक्ति? इसमें हो जाएगा अतिशयोक्ति। यानी एक बच्चे की मुस्कान से मरा हुआ व्यक्ति जिंदा कैसे हो जाएगा? फिर तो कोई मरेगा ही नहीं। मरा के बच्चे का हंसता हुआ चेहरा दिखा दिया, जिंदा हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति यानी बात को बड़ा चढ़ा करके ना। परस वह फूल शब्द है, कौन से बताओ? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? ये है तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। तत्सम वह होता है जिसमें तो अक्षर आधा आता है, वो होता है रे, क्षेत्र, गे, श्रेय, इन शब्दों का प्रयोग होता है, वो होता है तत्सम शब्द। जो सीधे संस्कृत भाषा के जो हिंदी में उपयोग होते हैं वो है तत्सम शब्द। तद्भव हिंदी के शब्द होते हैं। देश जो हम देशी जो देश में बोले जाते हैं, देसी भाषा के शब्द है वो देश हो गए। विदेश जो हिंदी भाषा का नहीं है, जो दूसरी भाषा के जैसे जापान, उर्दू, अलग अलग हो गए, वो हो गए विदेश शब्द। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, तब तक बढ़ते हैं हम आगे। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे लघुत्तरात्मक प्रश्नों की ओर। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। इन्हें नन्हे बालक का चित्रण कवि नागार्जुन जी ने किन शब्दों में किया है? नन्हे बालक का चित्रण कवि नागार्जुन जी ने किन शब्दों में किया है? आइए जानते हैं इसका उत्तर। एक नन्हा बालक अपने दूध या दांतों की मुस्कान बिखेर कर एकदम सुस्त व्यक्ति को भी स्फूर्ति में बना देता है और उनके धूल मिट्टी से सने हुए बाल एकदम ऐसा प्रतीत कराते हैं कि किसी तालाब को छोड़कर झोंपड़ी में कमल खिल रहे हैं।
उनके स्पर्श मात्र से एकदम जोर कठोर हृदय व्यक्ति भी पिघलकर जल की भांति शीतल हो जाता है। बांस और बबूल जैसे रूखे मन में भी बालक का स्पर्श कोमल शेफाली के फूलों की भांति एहसास करवाता है। तो विद्यार्थी बढ़ते आगे प्रश्न नंबर दूसरे की ओर। दूसरा प्रश्न, कवि के अनुसार फसल क्या है? कवि के अनुसार फसल क्या है? आइए जानते हैं इसका उत्तर। नदियों के पानी का जादू, हाथों के स्पर्श की महिमा, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म, सूरज की किरणों का रूपांतरण, हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच ही फसल है। बालक किसे नहीं पहचान पाया? ठीक है, कवि ने उसे किसके माध्यम से देखा? बालक किसे नहीं पहचान पाया और कवि ने उसे किसके माध्यम से देखा? और माँ के आंचल में मधुपरक का पान करते हुए बालक कैसे निहारता रहा? तो आइए जानते इसका उत्तर। बालक अपने पिता के रूप में कवि नागार्जुन को नहीं पहचान पाया। कवि को बच्चे की मां के माध्यम से बालक को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तथा बालक जीवन के लिए आत्मीयता की मिठास से युक्त मां का वात्सल्य प्रेम से पूर्ण मधुपर्क का पान करता हुआ बीच बीच में तिरछी निगाह से नागार्जुन को देखकर आंखें मिलने पर मुस्कुरा देता है। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे चौथे प्रश्न की ओर। बांस और बबूल किसके प्रतीक हैं? बांस और बबूल किसके प्रतीक हैं? आइए जानते हैं इसका उत्तर। कवि ने अपने आप को ही बांस और बबूल बताया है। बांस और बबूल दोनों ही रूखेपन के प्रतीक हैं। कवि भी निरंतर घर से बाहर होने के कारण पारिवारिकता के एहसास तथा वात्सल्य के सुख से अपरिचित सा हो गया था। तो विद्यार्थी बढ़ते हैं आगे लघुत्तरात्मक का अंतिम और पांचवा प्रश्न। शिशु के धूल दूषित अंगों से कवि की कल्पना एवं झोंपड़ी में जलजात खिलने से कवि का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो आइए जानते हैं इसका उत्तर। शिशु के धूल दूषित अंगों से कवि की कल्पना है कि मानो झोंपड़ी में कमल के फूल खिल उठे। शिशु के मुखादि अंगों की सुंदरता में कमल से समानता दिखाई दे रही है। जलजात खिलने से भी कवि का अभिप्राय बच्चे की दंतुरित मुस्कान की अनुभूति से है, जो कि शिशु की निश्चल और मोहक मुस्कान के कारण झोंपड़ी में आनंद और प्रसन्नता बिखेर देती है। तो विद्यार्थियों हमने देख लिए थे लघुत्तरात्मक प्रश्न और उसके उत्तर। अब देखते हैं दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न। ठीक है, दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से वो व्यक्त किया, ये देखते हैं। बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को कवि कुछ बिंबों के माध्यम से इस प्रकार व्यक्त करते हैं। बच्चे की मुस्कान निर्जीव में भी प्राणों में संचार कर सकती है। ठीक है, मुस्कान युक्त शिशु के गाल खिले हुए कमलों के दौरों के प्रतीत होते हैं। मुस्कुराते शिशु का स्पर्श पत्थर हृदय को भी द्रवित करने वाला होता है। मुस्कुराते शिशु के रोमांचकारी स्पर्श से कवि के बांस और बबूल जैसे नीरस और उदास हृदय से शेफालिक के फूलों जैसी कोमलता झर रही है। अब विद्यार्थियों देखते हैं प्रश्न संख्या 2। ठीक है, फसल कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? फसल कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, आइए जानते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं उन तत्वों की ओर जिनके संयोग से फसल
तैयार होती है। जल, वायु, मिट्टी, प्रकाश और मानव श्रम ही वे तत्व हैं। कभी फसलों का उपयोग करने वाले सामान्य व्यक्तियों को फसल के तैयार होने में संपूर्ण देश के प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से परिचित कराना चाहते हैं। किसान के कठिन परिश्रम व योगदान से फसल तैयार होती है। अतः कवि उपभोक्तावादी जीवन में प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और किसानों के प्रति समान भाव तथा जीवन की आवश्यकता पूर्ति के लिए प्रकृति और मानव के बीच उचित साझेदारी का भाव रखने का संदेश देना चाहते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास में हमने देखा, क्या क्या देखा? कवि परिचय और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न और दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न देखे। आगे की क्लास, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम पद्यांश पर आधारित प्रश्न। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सदस्यता लें, बेल आइकन दबाएं। ठीक है, ये एक चैप्टर थोड़ा बच गया जो हम आगे की क्लास में करेंगे। ओके।